खुशामदीद दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा। लोग तो जो है नी गृहस्थी से संन्यास की तरफ जाते हैं, लेकिन वो संन्यास से जो नी संसारिक माया की तरफ आ गया और उसने जो नी बहुत से लोगों का जो नी वो उद्धार किया। आज हम हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं उसको ज़मीनों को मालिक बनाने वाला वो आदमी था। और उसने गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का, गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को उनकी शहादत का बदला लिया। ऐसे थे आज वो ऐसे वीर कौन थे? वो थे बैरागी बंदा सिंह बहादुर। आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। मैंने ज़्यादा मटेरियल जो नहीं इस किताब से, ये हरिराम गुप्ता की किताब है, हिस्ट्री ऑफ सिक्स वॉल्यूम 2। इसके अंदर जो नहीं वो 38 पेज के अंदर दिया हुआ है। ये जो नहीं द फर्स्ट सिक्स स्टेट अंडर बंदा बहादुर 1709 से 1715। और ये जो नहीं सरदार खुशवंत सिंह ने भी लिखी है द हिस्ट्री ऑफ सिक्स। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हैं दो, लेकिन वॉल्यूम 1 के अंदर 18 पेज के अंदर जो नहीं उस पेज नंबर 97 से लेकर श्री बंदा सिंह बहादुर की जीवनी दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री केसी यादव जी थे। उन्होंने भी हरियाणा प्रदेश का इतिहास लिखा है और इसके अंदर भी वो बंदा बहादुर, बंदा बैरागी का आक्रमण, वो हरियाणा के बारे में उनका क्या रोल था वो लिखते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने ये किताबें भी पढ़ी हैं। ये मेरे पास 4 वॉल्यूम और हैं। 5 वॉल्यूम लिखे हैं श्री हरिराम गुप्ता जी ने, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। और ये वॉल्यूम 2 है खुशवंत सिंह का। तो भाइयों, सिख हिस्ट्री के ऊपर आपको पढ़ने के लिए ये सारी किताबें बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर का जन्म जो 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ था। उनकी जाति राजपूत थी। बचपन का नाम उनका लक्ष्मण देव था। लेकिन वैराग धारण करने के बाद उनका नाम माधव दास रख दिया गया और उनके गुरुजी का नाम जानकी दास था। वो गुरु गोविंद सिंह जी जब नांदेड़ के अंदर गए सन 1708 के अंदर, तो गुरुजी के संपर्क के अंदर जब वो आए तो उस समय उनकी उम्र 38 वर्ष थी। और गुरुजी ने गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को भक्ति छोड़कर पंजाब के लोगों को मुगलों से मुक्त कराने का काम सौंपा। हरिराम गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सिक्स वॉल्यूम 2 में बताते हैं कि गुरुजी ने उन्हें अपनी स्वयं की एक तलवार, एक नगाड़ा, 5 तीर, 5 सदस्यों की एक एडवाइजरी कमेटी और एक फरमान भी लिख कर दिया, हुक्मनामा भी दिया, जिसमें कहा गया था कि वे पंजाब में सिखों का नेतृत्व करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को जो 5 सदस्यों की एडवाइजरी कौंसिल बनाकर दी गई थी, उसके सदस्य थे बाज सिंह। ये गुरु अमरदास जी के जो तीसरे गुरु थे सिखों के, उनके परिवार से थे। राम सिंह ये बाज सिंह का भाई था। विनोद सिंह गुरु अंगन देव के खानदान से थे। कान सिंह ये विनोद सिंह का पुत्र था और फतेह सिंह वह भी कान सिंह का पुत्र था। इसके अतिरिक्त 25 सिख भी बंदा सिंह ने बॉडीगार्ड के रूप में दिए। एक हुक्मनामा गुरुजी ने अपने हाथ से लिख कर दिया, जिसमें उसने अपना डिप्टी बनाया गया था और सिखों से अपील की गई थी कि वह बंदा सिंह की सेना में शामिल हो जाएं। दिनांक 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि वजीर सिंह पठान के भेजे हुए एक जमशेद खान नाम के पठान ने उनको छुरा घोंप दिया था और उसी के गांव से गुरुजी स्वर्ग सिधार गए। अब आता है कि फिर गुरुजी ने जब बंदा सिंह बहादुर को भेजा था, तो वो सबसे पहले जो नहीं हरियाणा के अंदर उन्होंने शेरी खांडा गांव के अंदर अपना जो नहीं डेरा डाला। शेरी खांडा में जिस जगह उन्होंने डेरा डाला था वहाँ पर आज भी जो नहीं मंदिर है। और उन्होंने यहाँ के किसानों को बताया कि उस समय जागीरदारी सिस्टम ज़्यादा था। कई गांव एक जागीरदार के पास होते थे और उसके मुजारे होते थे। उसने जागीरदारों के खिलाफ जो है नहीं किसानों को भड़काया और अपनी सेना इकट्ठी की बंदा बहादुर जी ने। और सबसे पहले उन्होंने जो नहीं सोनीपत के ऊपर अटैक किया।
फिर 1709 में सोनीपत की जागीर पर आक्रमण किया। सोनीपत का जमींदार लड़ाई में मारा गया और उसके खजाने को लूट लिया गया। लूट का माल सैनिकों में बांट दिया गया और जमींदार की ज़मीन उन मुजारों को दे दी गई जो उस पर खेती कर रहे थे। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर पहला आदमी था जिसने जमुना से सतलुज तक जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था और जमींदारों की ज़मीन काश्तकार किसानों को दे दी थी। यही किसान उसकी सेना में जुड़ते गए और सेना बढ़ती गई। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता जी ने खफी खान को कोट किया है। खफी खान एक जोनी हिस्टोरियन था उस समय का, और बताया कि 3 से 4 महीने में बंदा की सेना में 5000 घुड़सवार और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए और कुछ दिनों के बाद ये संख्या 19,000 के लगभग हो गई। उसने सोनीपत के बाद फिर कैथल के ऊपर अटैक किया और कैथल के जमींदार ने जी थोड़ा मुकाबला किया और वो भाग गया। वहाँ की ट्रेजरी को भी लूट लिया गया, वो भी अपने सैनिकों में बांट दी और जो मुजारे थे जागीरदार की सारी ज़मीन उसने उन मुजारों को मालिक बना दिया। आज हम वेस्टर्न यूपी और पंजाब और हरियाणा के अंदर जो बड़े बड़े ज़मींदार नहीं पाए जाते और हम किसानों के बेटे हैं, किसानों की ज़मीन है, ये सारा क्रेडिट श्री बंदा सिंह बहादुर को जाता है। सोनीपत के बाद कैथल पर आक्रमण किया गया। वहाँ पर जमींदार थोड़े से विरोध के बाद मैदान छोड़कर भाग गया। कैथल की ट्रेजरी पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी सेना में बांट दिया। उसके बाद समाना के ऊपर अटैक किया। समाना उस समय पंजाब का एक ज़िला था और सरहिंद सरकार का सरहिंद जो सूबा था उसका एक ज़िला था। 26 नवंबर 1709 को समाना पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। यह सरहिंद सरकार का एक ज़िला था। यह जलालुद्दीन जल्लाद का शहर था। जलालुद्दीन जल्लाद कौन था? जलालुद्दीन जल्लाद वो जल्लाद था जिसने 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम किया था। इसलिए समाना को जमकर लूटा गया। वहाँ के ऊपर 10,000 लोगों की लाशें बिछा दी गई और गुरु जी के शहादत का बदला बड़ा दिल खोल करके लिया गया। उसके बाद फिर सेना वो सरहिंद के ऊपर आक्रमण किया। 22 मई 1710 को सरहिंद पर आक्रमण किया गया और वजीर खान का सिर भाई फतेह सिंह ने लड़ाई के मैदान में धड़ से अलग कर दिया। वजीर खान का दामाद और पुत्र भी इस लड़ाई में मारे गए। मलेरकोटला का नवाब शेर मोहम्मद भी लड़ाई के मैदान में मारा गया। दीवान सूचानंद जिसने गुरुजी के 2 शहजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया था, बाद में सूचानंद को पकड़ लिया गया। 24 मई 1710 को जब सरहिंद शहर के अंदर प्रवेश किया गया तो सूचानंद को कैद कर लिया गया, जिंदा पकड़ लिया गया। सरहिंद से 2 करोड़ का माल हाथ लग गया जिसे लोहगढ़ भेज दिया गया। वजीर खान की सेना में 15,000 के लगभग सैनिक थे। लगभग सभी सैनिक मारे गए। माता गुजरी और 4 शहजादों की शहादत का जी भर करके बदला लिया गया। सरहिंद विजय से पहले बंदा सिंह बहादुर ने शाहबाद, मुस्तफाबाद, कपूरी और सढौरा को भी जीत लिया था। अब बंदा बहादुर यमुना और सतलुज नदी के इलाके का मालिक बन गया था और इस इलाके का रेवेन्यू 36 लाख रुपए वार्षिक था, ऐसा खुशवंत सिंह लिखते हैं। मुखलिसगढ़, बंदा ने अपना हेडक्वार्टर मुखलिसगढ़ को बनाया और इसका नाम लोहगढ़ रखा गया। लोहगढ़ वो हिमालय की तराई में पहाड़ियों में एक जगह है। बंदा ने यमुना नदी को पार किया और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पूरे वेस्टर्न यूपी को जीत लिया और जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया और मुजारों को ज़मीन का मालिक बना दिया। अधिकतर जागीरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। जालंधर, होशियारपुर पर अधिकार कर लिया। सिखों ने जालंधर और होशियारपुर को भी जीत लिया। फिर अमृतसर से चलकर कलानौर, बटाला और पठानकोट को जीत लिया। सतलुज और रावी के बीच के इलाके को भी जीत लिया। लाहौर और कसूर को छोड़कर पूरा इलाका बहादुर शाह के कब्जे के अंदर आ गया। फिर बहादुर शाह अब एक तरह का राजा बन गया। उसने सिक्के एक लोहगढ़ के अंदर एक टकसाल लगाई और अपने राज्य के सिक्के डाले, लेकिन उन सिक्कों के ऊपर अपनी खुद की तस्वीर न लगाकर गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर उसने लगाई।
फिर जोनी उधर से साउथ इंडिया से अपने भाई काम बख्श को हरा करके और उसको मौत के घाट उतार करके जोनी बहादुर शाह का बेटा औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जोनी बंदा बहादुर के ऊपर अटैक करने के लिए आया। दिसंबर 1710 में 66 वर्ष का मुगल बादशाह बहादुर शाह बंदा के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरा। मुगल फौज बंदा की फौज से कहीं बड़ी थी। बंदा भेष बदलकर 11 दिसंबर 1710 को लोहगढ़ से निकल गया। सैयद मोहम्मद लतीफ़ एसएम लतीफ़ अपनी किताब सैयद मोहम्मद लतीफ़ अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पंजाब के अंदर लिखते हैं, बाज उड़ चुका था और उन्होंने एक उल्लू को पकड़ लिया, क्योंकि बंदा बहादुर भेष बदल कर निकल गए थे और अपनी ड्रेस जो नहीं अपने एक सैनिक गुलाब सिंह को देकर गए थे और जोनी मुगलों ने गुलाब सिंह को ही बंदा सिंह बहादुर समझ लिया। एसएम लतीफ़ ये भी अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं, बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब दिल्ली की बजाय उनकी राजधानी लाहौर होगी। लाहौर से उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब तक बंदा ने अपने को अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ों में जम्मू के पास चिनाब नदी के किनारे एक पहाड़ी गांव में छिपा लिया था। इसे अब डेरा बाबा बंदा बहादुर कहा जाता है। बाबा बंदा बहादुर ने चंबा की राजकुमारी के साथ शादी भी कर ली थी और उसका एक बेटा भी था। जब कमांडर बंदा को पकड़ने में असफल रहे और खाली हाथ वापस लौटे तो बहादुर शाह ने एक कमांडर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। बंदा ने बहादुर शाह के दिमाग में इतनी परेशानी पैदा कर दी कि वह 11 अगस्त 1711 को लाहौर पहुंचा और कुछ समय के बाद राजा पागल हो गया और 28 फरवरी 1712 को लाहौर में ही बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जहांदार शाह बादशाह बना। वह लगभग 1 वर्ष तक बादशाह रहा। फिर उसके भतीजे फर्रुखसियार ने विद्रोह कर दिया और 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह को मौत के घाट उतारकर शवम बादशाह बन गया। बंदा का सिख धर्म से निष्कासन। लेकिन इसी तरह बहादुर फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर के कहने पर माता सुंदरी ने बंदा बहादुर को सिख धर्म से निकाल दिया और बंदा पर आरोप लगा कि उसने शादी कर ली है, जबकि माता सुंदरी खुद शादीशुदा थी। और वाहेगुरु जी का खालसा बंदा पर आरोप लगा कि उसने शादी कर ली है और उसके बच्चे भी हो गए हैं। माता सुंदरी के भी एक अजीत सिंह जोनी शहजादा पैदा हुआ था। उस पर आरोप लगा कि वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह की जगह फतेह दर्शन का नारा बंदा ने दिया है। खालसा पंथ 2 भागों में बंट गया, तत्व खालसा और बंदाई खालसा। दोनों में लगभग 15-15 हज़ार सैनिक थे। विनोद सिंह भी अपने साथियों को साथ लेकर बंदा को छोड़कर चला गया। इसे ही कहते हैं घर को आग लगी घर के ही चिराग से। सिखों में आपस में ही फूट पड़ गई और आपस में ही कटकर मर गए। बंदा का पकड़ा जाना। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को हराने के लिए कश्मीर के सूबेदार अब्दुस समद खान और उसके पुत्र जखीरिया खान की ड्यूटी लगाई। समद खान ने 1713 आते आते बंदा बहादुर को सर हिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फरवरी 1715 में बंदा वापस पंजाब आ गया। गुरदासपुर की लड़ाई हुई। आखिरकार समद खान ने बंदा बहादुर को आजकल के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदासपुर नांगल गांव में बने एक छोटे से किले तक धकेल दिया। वहाँ किले का इतना ज़बरदस्त घेरा लगाया कि वहाँ अनाज का एक दाना तक नहीं पहुँच सकता था। किले के अंदर भूखमरी फैल गई। बंदा के साथियों ने गधों और घोड़ों तक का गोश्त खाकर गुजारा किया। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, घास पत्तियों और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने मुगल सेना का 8 महीनों तक बड़ी बहादुरी से सामना किया। आखिरकार 19 दिसंबर 1715 को बंदा बहादुर ने किले के दरवाजे खोल दिए। उनके बहुत से साथियों को गुरदासपुर नंगल में ही शहीद कर दिया गया। बहुत से लोगों को लाहौर लौटते समय रावी नदी के किनारे कत्ल कर दिया गया। एसएम लतीफ़ लिखता कि सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर में प्रवेश किया। उनके पीछे बंदा अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे।
बंदगियों को जंजीरों से बांधकर ऊँटों या गधों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। समंद खान ने अपने बेटे जकरिया खान के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। दिनांक 17 फरवरी 1716 को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया और जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर उतर आए। इस जुलूस में करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें दो दो करके बिना काठी वाले ऊँटों पर बांधा हुआ था, यानी 377 ऊँटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ यानी गर्दन के पीछे लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। उनके पीछे बंदा चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सांकलों से बंधे थे। उनके बगल में नंगी तलवारें लिए 2 सिपाही खड़े थे। जेबीएस अपनी किताब में लिखते हैं कि इन कैदियों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। हर सुबह कोतवाल इन कैदियों को कहता कि तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कि हर सिख ने मुस्कुराते हुए नाम में अपना सिर हिला दिया। नाम में सिर हिलाकर कोतवाल को पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक के लगातार सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। बंदा की शहादत। जेल में बंद बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल गुजरता तो उन्हें अपनी माला के दाने गिनता हुआ पाता। दिनांक 9 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को महरौली में बहादुर शाह की कब्र पर ले जा गया। वहाँ उनको उसके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय को उनके सामने लाकर बैठाया गया। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कोतवाल सबर खान के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उनके शरीर से निकालकर बंदा के मुंह में ठूंस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। हरिराम गुप्ता लिखते हैं पहले तलवार से बंदा की दाईं आंख निकाली गई, फिर बाईं आंख फोड़ी गई, फिर उसका बायां हाथ काटा गया। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों भुजाएं काटी गई, फिर उसके शरीर से मांस के टुकड़े काटे गए, फिर उसकी नाक, कान और दूसरी टांग काटी गई। उसका सिर हथौड़े से फोड़ा गया। आखिर में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इतनी बुरी तरह से बंदा सिंह बहादुर को शहीद किया गया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद सैयद भाइयों ने मराठों की मदद से फ़र्रुखसियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार करके उसकी आंखें भी फोड़ दी। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य का विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक सिमटता रह गया। कहा भी गया है कि शाह आलम दिल्ली से पालम। भाइयों, ये थी बंदा सिंह बहादुर के बारे में मोटी मोटी बातें, लेकिन ज़्यादा ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बातें अब उम्र के हिसाब से याद नहीं रहती, इसलिए मुझे पढ़कर बोलना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।